नमस्कार, जय हिंद। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी सेट 2026 के लिए एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा की संभावित तिथि 4 अक्टूबर बताई गई है। ये वैसे पहले से ही निर्धारित था। इस संक्षिप्त विज्ञापन के आने के बाद जो भी कैंडिडेट्स छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में जाने के इच्छुक हैं या आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर या उच्च शिक्षा विभाग या यूनिवर्सिटी में जाने के इच्छुक हैं, उनमें एक हर्ष की लहर है। एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा संचारित होती है इस प्रकार के किसी भी नोटिफिकेशन से, जो कि सरकारी विभाग में जाने का एक रास्ता खोलता है। बहुत सारे लोग नेट या सेट परीक्षा देने के लिए लगे रहते हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी भी होती है, लेकिन हर साल कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं जो नए कैंडिडेट्स होते हैं और जो इस क्षेत्र में जाना तो चाहते हैं, परंतु उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उनका कई बार सिलेक्शन जो है वो चूक जाता है। एक राज्य पात्रता परीक्षा में या नेट एग्जाम के लिए सबसे पहली बात जो आती है कि इसमें एलिजिबल कौन है, कौन दे सकता है इस परीक्षा को। तो सबसे पहले एक सामान्य एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जो पीजी पास कर चुके हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तो 55% या उससे अधिक, एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 50% या उससे अधिक के अंक अगर आपके हैं तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। स्नातक में कितना नंबर है, 12th में कितना नंबर है, वो मैटर नहीं करता है। इस पात्रता परीक्षा में केवल पीजी के ही नंबर देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पात्रता है। अलग अलग क्राइटेरिया थोड़े से कुछ कुछ कहीं कहीं पे चेंज होते रहते हैं। आयु की जो अगर बाध्यता की अगर बात करें तो जेआरएफ के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए बाध्यता है, आई थिंक 32 ईयर्स उसकी बाध्यता है। उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। और नेट के लिए भरने की आयु की कोई बाध्यता नहीं है, कोई एज बाउंडेशन उसमें नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं तो नेट की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे सकते हैं या सेट की परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पात्रता है। दूसरी अगर बात करें कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कि कितने लोगों का इसमें चयन किया जाता है, तो ये सारी चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। तो जो यूजीसी अपना एक गाइडलाइन लेके आई थी जिसमें कि टॉप 6% रूल जिसे कहा जाता है, तो टॉप 6% को उसमें पास किया जाता है। अब इसके लिए टॉप 6% का रूल समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले कि उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्या है। तो आप क्वालिफाई कैसे होंगे, तो 40% मिनिमम आपको लाने हैं सबसे पहले, तो कि दोनों पेपर मिला के आपका 40% होना चाहिए। एस टी एस सी ओबीसी के केस में आपको 35% वहां पे नंबर लेके आना पड़ेगा। उसके ऊपर जितना भी अधिक आप नंबर लेके आएंगे तो टॉप 6% को क्या किया जाएगा, वो पास माना जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स उसमें आ जाए। तो अब इसमें कई बार ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार बहुत कम होते हैं, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया हुआ है। लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों पेपर में आपको पास होना है। किसी एक पेपर में भी अगर आपका नंबर कम आया तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा इसमें फिर नेक्स्ट अगर इसके पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले सेट एग्जाम की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं। पहला पेपर जो है वो आपका 50 क्वेश्चन का होता है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन, कुछ करंट के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि पूरे 100 नंबर के होते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा अगर पेपर की अगर बात करें तो ये आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं। सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इतना जान लेने के बाद भी कई बार ऐसा देखने में आया है कि कई सारे कैंडिडेट्स नेट की परीक्षा भी देते हैं, जो कि राज्य साल में 2 बार होती है, उसमें भी पास नहीं हो पा रहे हैं। बीच बीच में सेट की भी परीक्षा होती रहती है, उसमें भी आप लोगों को कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये जो समस्या है, ये परेशानी है, ये कैसे दूर होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हालांकि हमारा एग्जाम भी जो है, ये जो सेट होने वाला है वो 4
4 अक्टूबर को होने वाला है, तो 4 अक्टूबर में अब ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 4 महीने का ही समय बचा है। तो आप अगर बिना स्ट्रैटेजी के इस परीक्षा में बैठने जाते हैं या सिर्फ़ देखने के लिए बैठने जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। वो आप वहाँ पे जाके अपना टाइम पास सिर्फ़ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाइए। अगर आप वेबसाइट पे नहीं पे जा पाते हैं, तो इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके सामने राज्य पात्रता परीक्षा के अभी तक जितने भी हैं, अब चूँकि इसमें 3 ही वर्षों का हम ले पा रहे हैं, क्योंकि 2018 में जो सेट हुआ था उसमें अभी मेरा मेरा भी अभी ध्यान गया कि 2018 का जो कट ऑफ दिया गया है उसमें 2017 के कट ऑफ को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो 2018 का आपको कट ऑफ नहीं मिलेगा। अब ये कितना बड़ा ब्लंडर है, ये जो अपना सीजी व्यापम है हमारा, उसको भी देखने की आवश्यकता है कि आपने 2018 के कट ऑफ में 2017 का ही जो कट ऑफ है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। खैर छोड़िए, उसको जाने देते हैं। हम अपने आगे की जो स्ट्रेटजी है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि अनारक्षित वर्ग जो है, जनरल कास्ट जो है, उसके लिए हिंदी विषय में आप अगर देखें तो 2017 में 58%, 2019 में 51% और 2024 में ये 57% के आसपास था, जिसमें 200 और 153 और 229 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2017 में ये 54% के आसपास था। 2019 में ये 49% गया और 2024 में ये 55% हो गया। एससी में अगर बात करें तो यहाँ पे और थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। करीब 5% की गिरावट सभी में हम लोग देख रहे हैं, 4 या 5% की गिरावट देख रहे हैं। 49, 45 और 50%। वहीं अगर एसटी में अगर देखें तो ये और थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, 44%, 39% और 42% के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। तो इसी में अगर हम लोग सिर्फ जनरल कास्ट को ही अगर लेते हैं, तो सभी वर्गों में हम लोग देखते हैं कि जनरल से ओबीसी, ओबीसी से एससी और एससी से एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है, वो 3 से 4% का वेरी करता है। यदि जनरल का कट ऑफ मान लीजिए कि 55% आता है, तो आपका जो ओबीसी का कट ऑफ है, वो आपका 53 या 52% या 51% के आसपास आएगा। एससी का जो कट ऑफ है, वो 48-49% के आसपास आएगा और एससी का जो कट ऑफ है, वो 43-44% के आसपास ये हम लोगों को दिखाई देता है। सभी में आप देख सकते हैं, सभी का इसी प्रकार से है। जैसे हम यहाँ पे भूगोल का भी देखें, चूँकि मेरा विषय भूगोल है, तो उसी में हम लोग देखते हैं तो 2017 में 54, 2019 में 51 और 56% 2024 में था। वहीं ओबीसी की अगर बात करें, ये ग्रीन कॉलम में, तो यहाँ पे हम लोग 3% की गिरावट देख रहे हैं 2017 में। फिर इसमें लगभग 3% की गिरावट है 2019 में भी, और यहाँ पे भी 2% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एससी में हम लोग यहाँ पे देखें तो 52% से सीधा यहाँ पे 45% आ जा रहा है। 49% के बाद यहाँ पे 43% देखने के लिए मिल रहा है और 2024 में ये 49% के आसपास आ जाता है। एसटी में वहीं और नीचे थोड़ा-सा चला जा रहा है, 42, 38 और 44% के आसपास चला जाता है। तो ये तो हो गए आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे साइंस की अगर बात करें तो साइंस में यहाँ पे फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंसेज़ हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसमें भी लगभग इसी प्रकार का ट्रेंड जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। 17, 19, 24 में हम लोग देखें तो लगभग उसी रेशियो में यहाँ पे ड्रॉप जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि जनरल से ओबीसी, ओबीसी से एससी और एससी से एसटी में देखने के लिए मिलता है। कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ ट्रेंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस ट्रेंड को समझिए कि क्यों पहली चीज़ तो ये ऊपर-नीचे क्यों होता है, तो ये ऊपर-नीचे होता है, डिपेंड करता है कि आपका उस साल का जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, वो किस तरीके से आया, क्या वो बहुत कठिन था, क्या वो बहुत सरल था? यदि वो पेपर सरल आएगा तो आपका निश्चित है कि जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा। अगर आपका पेपर कठिन आया है या सामान्य आया है, सामान्य पेपर की अगर बात करें तो लगभग 55-56 या 57% के आसपास आपका कट ऑफ होना चाहिए। अगर आपका पेपर बहुत कठिन आ जाता है तो लगभग वो 50% के आसपास भी कट ऑफ हम लोगों का जनरल का देखने के लिए मिलता है। जनरल के कट ऑफ से आप अपने हिसाब से उसमें अपना वेरी अपना जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपने आप को सेफ या डेंजर ज़ोन में समझ सकते हैं। तो अब हम अपनी उम्मीद कैसे लगाएँ इस पे कि हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पेपर किस तरीके से आता है उस पे डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से आया है। अ तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पिछले एग्ज़ाम्स में जो कट ऑफ रहा है, वो किस तरीके से अलग-अलग विषयों में अलग-अलग रहा है और हम लोगों ने उसे समझने की कोशिश की। अ, एक मोटा-मोटी अगर बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग अभी तक का कट ऑफ 17, 19 या 24 सेट के बारे में अगर देखें, तो किसी भी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो अबव 60% नहीं गया है।
तो अगर आपका ये हम ऐसा मान के चले कि अगर आप 60% क्वेश्चन या 60% मार्क्स अगर एग्जाम में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होता है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा। देखिए, जो सेट एग्ज़ाम है अक्टूबर में उसकी तारीख है, और अक्टूबर आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, 4 महीने का ही समय है। तो कम समय में अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा एक प्लान की ज़रूरत होती है। ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको आप पढ़ाई करते हैं अपना और एग्ज़ाम जाके देते हैं। लेकिन जब समय कम बचता है तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी और प्लान क्या होना चाहिए, इसका एक ओवरऑल देखिए, सब्जेक्टिव तो अलग-अलग थोड़ा-मोड़ा तो अलग-अलग होता ही है, लेकिन ओवरऑल एक सेट एग्ज़ाम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न की समझ होनी चाहिए। जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर्स, कुछ करंट के क्वेश्चन और रीज़निंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। और 50 क्वेश्चन इसमें आएँगे, 100 नंबर के रहेंगे। दूसरा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन्स का होगा और 200 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव, हालांकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपकी जो तार्किक बुद्धि है, जो उसको जरूर परखने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्न होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एग्जाम पैटर्न को समझिए सबसे पहले। दूसरा, जो हम लोगों ने अभी बात की कि लास्ट एग्जाम का जो कट ऑफ है उस वो किस तरीके से आपका रहा है, आपके सब्जेक्ट में रहा है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। तीसरा, फर्स्ट पेपर पे हमेशा पकड़ बनाइए कि नेट और सेट एग्जाम अभी का जो पैटर्न है, पहले का पैटर्न जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न था उस वाले में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी के पैटर्न में अगर आपकी पकड़ फर्स्ट पेपर पे अच्छी है, ठीक है, तो ही आपको सक्सेस जो है वो इस एग्जाम में मिलने के चांस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपकी जो फर्स्ट पेपर पे पकड़ है वो नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होना या क्वालिफाई आपका होना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, भले ही आप सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे हों, लेकिन फर्स्ट पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको कहीं न कहीं परेशान करेंगे और आपका उसी से जो है मोरल है वो डाउन हो जाएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो भी खराब चला जाएगा। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए। सेकंड, सब्जेक्ट नॉलेज पे अगर बात करें तो सब्जेक्टिव नॉलेज में हमेशा अपना सिलेबस जो है वो निकाल के रखिए। सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा नेट का ही सिलेबस होता है। आप नेट की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीजी व्यापम की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। अलग-अलग इसका सब्जेक्ट्स का अलग-अलग 18 सब्जेक्ट्स में है, तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगर आपके मन में थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन हो कि कहीं इसमें छत्तीसगढ़ तो ऐड नहीं कर दिया है, चूँकि सीजी सेट है तो ऐसा नहीं होता है। नेट और सेट का जो सिलेबस है वो सेम होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए जो आपके राज्य के किसी मुद्दे पे या किसी करंट इशू पे या किसी बात पे वो रिलेट करते हों, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, उठ सकते हैं कहीं से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका सिलेबस जो है नेट से अलग है। सिलेबस नेट और सेट दोनों का बिल्कुल सेम होता है। लास्ट में एक ये सलाह रहेगी, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि करंट सिनारियो पे थोड़ा-सा आपका ध्यान होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों या आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स है या फिर साइंस बैकग्राउंड के ही हैं। तो आपकी जो आपका जो ध्यान है वो आपके करंट सिनारियो, आपके राज्य में, आपके देश में, आप दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, उन पे आपका ध्यान होना चाहिए और ध्यान के साथ-साथ आपको उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते रहना चाहिए कि ये आपके सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और इसमें आपके विषय से संबंधित क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें हो सकती हैं, ठीक है? जैसे अगर अभी ग्लोबल वॉर की अगर बात करें हम लोग, रशिया यूक्रेन की बात करें या फिर ईरान और अमेरिका की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं है, वो जियोपॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, वो ट्रेड से भी यानी कॉमर्स से भी रिलेटेड है। उसमें आपका केमिस्ट्री भी है, क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम और बाकी चीज़ों की भी बात होती है, रेयर अर्थ मटेरियल्स की भी बात होती है, एलिमेंट्स की भी बात होती है। वहाँ पे लोग भी मर रहे हैं, तो इश्यूज़ भी हैं वहाँ पे, ह्यूमन राइट इश्यूज़ भी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे ऐसी, जो कि हर एक सब्जेक्ट को कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से जोड़ती हैं। तो ऐसे ही कई सारे इश्यूज़ होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि ये हमारे सब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे एक अल नीनो ही है, आप अल नीनो को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या-क्या चीज़ें रिलेट होती हैं। तो ये रिलेशन डेवलप करना
किसी भी इशू से आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें आपका जो ग्लोबल सिनेरियो है उससे वो कैसे रिलेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल बताइए। और चूंकि मैं भूगोल विषय का हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आपको इसमें सहायता मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, तो हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें, और उसमें मूल रूप से हम जियोग्राफी की बात करेंगे कि जियोग्राफी में नेट या सेट पे कैसे हम क्वालिफाई करें और सक्सेस अपना अचीव करें। जय हिंद।